अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा अहमद का लिखा हुआ नावल बेली राजपूता की मलिका की अगली किस्त पढ़ना शुरू कर रही हूँ। लेकिन पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि वो अगला नावल कौन सा सुनना चाहते हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अब नावल का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। करमदीन ने सदमा सहार लिया था, मगर हाजी बशीर अगले कई रोज तक बुखार में सूखता रहा था। गांव वाले इसकी अयादत के लिए आते तो अपने हमरा कई कहानियां दूसरों को सुनाने के लिए लेकर पलटते। कोई कहता इनके देखते ही देखते कब्र शक हुई और अंदर से वो भूत निकला। इसका कद 10 फीट था। इसने मंत्र फूंक कर हाजी बशीर को बेबस कर दिया। इन्हें चित करके वो खौफनाक कह के लगाता आसमान पे उड़ता चला गया। इसकी आंखों और मुंह से लहू बह रहा था। बात अपने हजम से कई गुना बढ़कर बेली राजपूता के चप्पे चप्पे तक फैल गई। हाजी बशीर को उसकी बीवी बच्चों ने मौलवी से कई बार दम करवाया, तब वो जाकर संभला, लेकिन फिर गांव वालों ने पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरना भी छोड़ दिया। जो बात पहले लोग दबी दबी जबान से कहते थे, अब इसका सबूत भी इन्हें मिल चुका था। इसने बालकनी की जानिब खुलने वाले दरवाजे को धकेला। लकड़ी के दोनों पट चरचराहट के साथ खुलते चले गए। चमकीली तेज धूप उससे लिपटने लगी। वो माथे पे हाथ का छज्जा बनाए बल्कि सुकुड़ कर इधर उधर का जायजा लेती बाहर बालकनी में आ गई। बेली राजपूता पे जाती सरमा की चमकीली दोपहर उतरी थी। बालकनी से दूर दूर तक फैला गांव दिखाई दे रहा था। ऐसे मुंडेर पे तिरछी बैठी जर्द दीवार से सर टिकाए वो किसी मुसव्विर का खूबसूरत पोर्ट्रेट लग रही थी। चेहरा अब भी बर्फ सा था, बिल्कुल बेतासुर, और भूरी आंखों में चमकीली धूप का अक्स उतर आया था। बाल इकट्ठे करके गर्दन के दाएं जानिब आगे को डाल लिए थे। वो बहुत खामोशी से दूर फैले खेतों को देख रही थी। तभी मुलाजमा रूपवती इसके लिए चांदी की तश्तरी में ताजा फलों के रस से भरा गिलास ले आई। वो गिलास थामे घूंट घूंट रस पीती रही। निगाहें दूर खेतों पे थी। जाने किसने जादू टोना कर दिया है इस हवेली पे। उसको खामोश पाकर रूपवती वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ी कहने लगी, चंद माह पहले ही की तो बात है जब छोटे ठाकुर आपको लेकर पहली दफा हवेली आए थे। कितना जश्न मनाया था, कैसा चरागा किया था बड़े ठाकुर ने। पूरा गांव सच गया था। कितनी दावतें की थी ठाकुरों ने। पर हाय भगवान, बस एक दिन के लिए आप अमृतसर गई और पीछे से मेहमान खाने में आग लग गई। छोटे ठाकुर की तो लाज पहचानी भी नहीं जा रही थी, बस अंगूठे और घड़ी से पहचाना, वरना चेहरा तो बिल्कुल ही। शेखर सुबह इस मेहमान खाने में क्यों गया था? इसकी बात काट कर माया ने पूछा। वो अभी तक बाहर देख रही थी। मुझे किसी ने इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि वो उधर गए हैं। जाने किस वक्त गए थे। मैंने तो उन्हें शाम में आखिरी बार देखा था, कच्चे रास्ते पे। कच्चा रास्ता? कौन सा कच्चा रास्ता? माया ने गर्दन फेर कर इस्तेजाब से उसे देखा। ये मालूमात उसके लिए नई थी। वो जो मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है, वो वाला रास्ता मेम साहब। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ? माया ने हैरत से दोहराया। शेखर का मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्या काम था? भगवान जाने मेम साहब। मैंने तो आखिरी दफा उन्हें उधर ही देखा था जब मैं अपनी मौसी के घर से वापस आ रही थी। कैसे इतनी अचानक से हो गया ये सब कुछ? माया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। बस एक रोज के लिए अमृतसर गई और वापस आई तो शेखर की चिता तैयार रखी थी। मुझे तो किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। बस एक रोज में इतना कुछ, जैसे मौत इसके ताक़ुब में बैठी थी। माया को बेइख्तियार याद आ गया वो दिन जब वो पहली दफा हवेली में आई थी। रोशनियों और दियों से चरागा किया गया था। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब वो और शेखर अपनी मोरस से उतरे तो ठाकुर रघुनाथ उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़े थे। माया डार्लिंग, ये मेरे ताया ठाकुर रघुनाथ हैं। मेरी ताई का कई बरस हुए इंतकाल हो चुका है। इनका एक ही बेटा है गोपाल, जो कि
इसका तारुफ कराते कराते शेखर ने रुक कर सवालिया निगाहों से ठाकुर रघुनाथ का चेहरा देखा, जिन्होंने जल्दी से वजाहत की, वो दोस्तों के साथ शिकार पे निकला है, सुबह तक आ जाएगा। ओके। बहरहाल माया डियर, आया ही मेरी कुल फैमिली है, उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। और रात को अपने कमरे में इसके करीब बेड पर बैठे शिखर ने इसे बताया था, ये खबीस बुढ़ा शुरू से ही मेरी जायदाद के पीछे है और उसका वो कमीना बेटा इन दोनों का पस चले तो शेखर को गोली मारकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लें। और मैंने झट से इसके लबों पे हाथ रख दिया और शेखर ने वो हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। इसने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा। रूपवती अभी तक इसके सर पे सवार कुछ कहे जा रही थी। माया फिर से दूर फसलों को देखने लगी, जहां खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पे एक लड़की चलती आ रही थी। बालों का झूलता परांदा, गर्दन में लापरवाही से पड़ा दुपट्टा और हाथ में पकड़ा भुट्टा, जिसे वो चलते हुए साथ साथ खाती जा रही थी। पगडंडी से उतरकर वो हवेली के सामने वाले रास्ते से गुजर रही थी। फासला कम होने के बायस माया इसका चेहरा बगैर किसी दिक्कत के देख सकती थी। गंदुमी रंगत, तीखे नकूश, मगरूर सी बड़ी बड़ी आंखें, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, इतनी जितनी पंजाब के किसी गांव की कोई अल्हड़ मुटियार हो सकती थी। ये जहरा है, मलिकों की धी, मुफती ने इसकी निगाहों की ताक़ुब में देखते हुए कहा। सारे गांव में इस जैसी सुंदर लड़की कोई नहीं है। वो बिला इरादा इस लड़की को देखी गई। वो खूबसूरत भी थी और कम सिन भी, तकरीबन 17-18 बरस की। अब वो लापरवाही से भुट्टा खाती हवेली के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। दफअतन कच्ची सड़क पे से धूल उड़ाती जीप रास्ता बदल कर इसके सामने आई। लड़की हड़बड़ा कर पीछे हुई। जीप रुक चुकी थी, इसमें 4 अफराद बैठे थे। ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स को वो जीप की खुली छत के बायस बखूबी पहचान गई थी। वो ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल था, शेखर का तायाजान। रास्ता क्यों रुका है? लड़की भुट्टा एक तरफ फेर कर माथे पे तेवरी डाली गुस्से से पूछ रही थी। जवाब में गोपाल और उसके दोस्त एक साथ इस पे फिक्रे कसने लगे। इसका लहजा देहीपन से भरा था। माया को अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे साथ जबान संभाल कर बात करो। लड़की हाथ कमर पे रखे तेज से बोली, मैं बदरगाजान की मंग हूं। मेरे साथ बदतमीजी की तो लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। आन की आन में गोपाल के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। इसने जीप स्टार्ट की और इसे मोड़ कर आगे ले गया। लड़की ने फातिहाना अंदाज में धूल उड़ाती दूर जाती जीप को देखा। इस्तेज़ाइया सर झटक के कुछ ज़ेरेला बड़बड़ाई, रूपा देवी जाओ, उसको मेरे पास ले आओ। माया ने तहक्कुम से कहा। चंद लम्हों बाद वो लड़की रूपवती के अक़ब में इसके कमरे से होकर बालकनी में दाखिल हुई। माया अभी तक मुंडेर पे तिरछी बैठी खेतों को देख रही थी। हाथ पे अपनी राजहंस सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या नाम है तुम्हारा? इसके लहजे में ठाकुरानियों की सी रौनत दराई थी। जहरा जी, जहरा बतूल। वैसे ही लापरवाही से खड़ी थी, मगर निगाहों में राजपूतों की गोरी बहू के लिए बेपनाह सताइश थी। आप ठाकुर शेखर की बेवा हो? माया ने इस बात में सिर हिलाया और एक बेनियाज सी निगाह से जहरा को सर से पांव तक देखा। बड़ा अफसोस हुआ जी, ठाकुर शेखर की मौत का कुछ पता चला? कैसी लगी थी? जहरा मुंह जोर और निडर होने के साथ पूरा एतमाद भी थी। तुम बताओ, आग कैसे लगी थी? तुम्हें कुछ पता चला? माया खामोशी से इसकी बात सुनने के बाद ठंडे लहजे में बोली, मैं जी वो पता नहीं जी। पटर पटर बोलने वाली जहरा गड़बड़ा कर खामोश हो गई। मुंडेर पे बैठी इस महारानी के सामने बोलना अब इसे कदरे मुश्किल लग रहा था। ये गोपाल तुमसे क्या कह रहा था? वही बेतासुर दिलचस्पी व तजस्सुस से खाली लहजा। कहना वना क्या है जी? जहरा के माथे पे बल पड़ गया। जहाँ की लड़की कुत्तों की तरह भौंकने आ जाते हैं ठाकुरों के लड़के। रूपवती ने घबरा कर जहरा को देखा, जो ठाकुरों की हवेली में ही शुरू हो चुकी थी। तो कुत्तों को खामोश कराने का गुर कहाँ से सीखा इस अकेली लड़की ने? इसका लहजा अभी तक किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। मैंने भी कह दिया कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखना। मैं बदर गाजान की मंग हूँ। बस बदर के नाम से तो जान जाती है ठाकुरों के लड़कों की। इसके लहजे में फख्र था। माया गहरी सांस भरकर गर्दन मोड़े फिर से खेतों को देखने लगी, जैसे पीछे मौजूद इन दो नफूस से कोई दिलचस्पी ना हो। मैं जाऊं जी? माया ने गर्दन फेरे बगैर हाँ कह दिया तो जहरा चली गई। जाते समय वो कुछ कंफ्यूज्ड सी थी। शायद इस समझ में नहीं आ रहा था कि ठाकुरानी ने इसे क्यों बुलवाया था। इनके जाने के कितनी ही देर बाद गोपाल की जीप हवेली के खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो अभी तक मुंडेर पे बैठी खेतों को देख रही थी। गोपाल को देखकर इसे चंद रोज पुरानी वो शाम याद आ गई जब वो इससे पहली दफा हवेली में मिली थी।
ये इसका बेली राजपूता में दूसरा रोज था। वो शेखर के साथ बरामदे में बैठी शाम की चाय पी रही थी जब इसने एक ऊंचे लंबे 30-35 बरस के शख्स को जीप से निकल कर सामने कमरों की जानिब जाते देखा। इसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी जैसे वो नशे में हो। ये कौन है? मैंने शेखर का हाथ हिलाया। वो बैठा कोई फाइल लिख रहा था। मुतवज्जा करने पे गर्दन मोड़ के एक नजर पीछे देखा। माय कजन गोपाल राज। शेखर सर झटकते हुए फिर से फाइल की जाने मुतवज्जा हो गया। शायद नशे में है। मैंने चाय की प्याली मेज पे रख दी। गोपाल अब अंदर जा चुका था। इसने अगर शेखर को देखा भी था तो मिलने की या बात करने की सही नहीं की थी। माया घूम भरती इस तनाव को महसूस करती रही जो शेखर और ताया रघुनाथ के दरमियान हमेशा से मौजूद था। शाम की सर्द हवा का तेज झोंका आया तो वो चौंकी और मुंडेर से उठ खड़ी हुई। अंधेरा फैलने लगा था। सूरज जाने कब का डूब चुका था। वो साड़ी का पल्लू हाथ से संभाले अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। चाची बावर्ची खाने में बैठी सब्जी काट रही थी। जहरा इधर उधर से इसे आवाजें देती बावर्ची खाने के दरवाजे तक आई। चाची, बदर कहाँ है? कल से शहर गया हुआ है। क्यों, खैरियत मेरी दी? चाची हाथ रोक कर पूछने लगी। जहरा को मुखातिब करते हुए इसके लहजे में प्यार से मन आता था। खैरियत नहीं है। वो नरूठी से धब से चौकी खींच कर उसके साथ आन बैठी। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? ना, ये ठाकुरों के लड़कों का मसला क्या है? वो कच्ची सब्जी उठाकर खाने लगी। चाची ने छुरी रख दिया। किसी ने कुछ कहा है तुझे? आहो, ठाकुर गोपाल है ना, इसने अपनी मोटर से मेरा रास्ता रोका। फिर? चाची परेशान हो गई। मैंने भी बदर के नाम की धमकी दे दी। ऐसा भागा कि बस। वो मजे लेकर खिलखिलाई। फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, वैसे बदर कब आएगा? बताओ तो सही, इसे वो खुद ही निमट लेगा। पागल मत बन जहरा। गोपाल दुबक गया। बस इतना ठीक है। अब बदर को ना बताना मेरी धी। तुझे इसके गुस्से का पता तो है। खवा मैं खवा, बात बढ़ेगी। पर चाची, बदर एक दफा इसकी तबीयत तो ठीक करे ना। वो मिनमिनाई। अरे झल्ली, हर बात घर के मर्दों को बताने की नहीं होती वरना खून खराबा हो जाएगा। और तुझे कितनी दफा कहा है यूं अकेली ना लोर लोर फिरा कर। अब तू बड़ी हो गई है, ख्याल किया कर। चाची ने डपट दिया। अच्छा। वो खफा सी हो गई। फिर एकदम जोर से बोली, तूने ठाकुर शेखर की गोरी मीम देखी है? राजपूतों की नई ठाकुरानी? ठाकुर शेखर की बेवा? नहीं। इनसे कौन से ऐसे ताल्लुकात हैं? जब चाची सर झटक कर सब्जी काटने लगी। मुझे रूपवती ने आज कहा कि तुम्हें महारानी बुला रही है तो मैं राजपूतों की हवेली चली गई। जहरा, चाची दंग रह गई। तू राजपूतों की हवेली चली गई? बदर को इल्म हुआ तो जानती है क्या होगा। और बदर को कैसे इल्म होगा? वो हंसती। पर चाची, वो बहुत शान वाली है, शेखर की बीवी। क्या? बहुत हसीन है। हसीन तो पता नहीं, मगर जहरा को जैसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। बस मैं तुझे क्या बताऊं चाची, वो बहुत शान वाली है, बिल्कुल जैसी महारानियां होती हैं। इतनी खूबसूरत नहीं है मगर बिल्कुल महारानी लगती है। आंख नहीं मिलाई जाती उससे। फिर वो उठ खड़ी हुई। चाची, बदर आए तो मुझे बताना, मुझे काम है उससे। हाँ पता है मुझे क्या काम है तुझे। चाची हंस दी तो वो झीप कर वहां से भाग गई। मगर भागने से पहले चाची ने जहरा के चेहरे पे बिखरे धनक रंग देख लिए थे। घास शबनम के कतरों से लदी थी। वो इन कतरों पे अपने सफेद पांव रखती क्यारी की तरफ चली आई जहां बड़े बड़े ताजा सुर्ख गुलाब लगे थे। सामने घास पे सुर्ख पत्तियां बिखरी थी। शायद कोई बासी गुलाब टूट कर गिरा था और हवा ने इसकी पत्तियां बखेर दी थी। माया वहीं क्यारी के करीब झुककर पत्तियां चुनने लगी। दूर बागीचे के आकाश पे कोई तेजी से चलता बरामदे की जानिब बढ़ रहा था। उसे देखकर जैसे ठटक कर रुक गया। ताजा सुर्ख गुलाबों के करीब घास पे नंगे पांव बैठी लड़की सर झुकाए पत्तियां चुनकर अपनी गोद में भर रही थी। वो गुलाबी रंग के पांव तक आई। नाइटी में बलबूस थी और शहद रंग बाल शानों पे बिखरे थे। ठाकर गोपाल राज अंदर जाने का इरादा तर्क करके घास पे आ गया। भारी जूतों तले नरम घास धकती कुचलती गई। मगर माया इस तरह मगन क्यारी से फूल तोड़कर गोद में डाल रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ गया। गुलाब पसंद है आपको माया देवी? सबको होते हैं। वो बगैर चौके से इत्मीनान से गोद में रखे फूलों की टहनियां बराबर करती रही। सर उठाकर भी उसे न देखा। जाने कैसी बेनियाजी और गरूर था इस चंद कदम के फासले में बैठी लड़की के अंदर के। गोपाल कुछ कह न सका। वो हसीन थी मगर गोपाल ने इससे कहीं ज्यादा हसीन औरतें देखी थी। ये भी नहीं था कि वो गोरी मेम थी। गोपाल ने बहुत सी में फीके शलजम जैसी गोरियां देख रखी थी। ये हुस्न नहीं था जो इस औरत को दूसरों से बिल्कुल मुमताज बनाता था। ये एक सैर, कशिश और तमकनत थी जो गोपाल राज ने जिंदगी में पहली दफा किसी औरत में देखी थी। आप इंग्लिस्तान वापस जा रही हैं? न जाऊं। इसने गुलदस्ता बनाते बनाते रुककर सीधा इसकी आंखों में देखा। नहीं तो? हाँ मगर वो कोई वजाहत सुने बगैर सर झुकाए गुलदस्ते की जाने मुतवज्जा हो चुकी थी। आप शेखर की तमाम जायदाद बेचना चाहती हैं? गुफ्तगू शुरू करने की एक और कोशिश। हाँ, इस सिलसिले में पिताजी आपकी मदद कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। एक लंबी टहनी को मरोड़कर गुलदस्ते के गिर्द बांधा।
ओह अच्छा, वो शर्मिंदगी छुपाने को खोखली सी हंसी हंसा। आपकी और शिखर की पसंद की शादी थी? आप दोनों साथ बहुत खुश थे, किसी के गुमान में भी न था कि वो इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएगा। वो गुलदस्ता बनाकर उठ खड़ी हुई, गोद से बहुत सी पत्तियां घास पे आन गिरी। वो क्यारी से खड़े खड़े झुक कर कुछ पत्ते तोड़ने लगी। आप वापस इंग्लिस्तान जाकर क्या करेंगी? ये बदर गाजान कौन है? पत्ते तोड़कर गुलदस्ते को सजाते इसने पूछा। गोपाल इस हमले के लिए तैयार नहीं था। ये सवाल इसके लिए कतअन गैर मुतवक्के था। जी, बदर गाजान? आपको किसने बताया? कल जिस लड़की को आप हवेली के बाहर छेड़ रहे थे, उसने बदर गाजान के नाम की ही धमकी दी थी ना आपको? गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। कौन है ये बदर गाजान? वो निगाहें गुलदस्ते पे सजाए इसे बड़े बड़े सब्ज पत्तों से सजा रही थी। मसला है और कुछ नहीं। कोई मोटी गाली लबों पे रोककर बस इतना कहकर वो तेज कदम उठाता वहां से चला गया। माए ने इत्मीनान से गुलदस्ता मुकम्मल किया, घास पे गिरी पत्तियां चुनकर क्यारी में डाली और शबनम के नर्म कतरों पे पांव रखती बाग से बाहर आई। किनारे पे रखी अपनी नाजुक जूती पहनी और हाथ से बाल सवारते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। रूपवती को इस वक्त यकीनन रसोई में होना चाहिए था। वो कुछ सोचकर हॉल कमरे से दाएं जाने भूली। चंद राहदारियां अबूर करके वो रसोई की चौखट में खड़ी थी। रूपा देवी, इसने हल्का सा दरवाजा बजाया। नाश्ता बनाती रूपवती चौंक कर पीछे मुड़ी। पीछ चौखट में गुलाबी नाइटी पहने, हाथ में गुलदस्ता लिए माया खड़ी थी। महारानी जी, आप खैरियत? रूपा हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से खुश्क करती इस्तकाई। मुझे बाहर जाना है, मेरे साथ चलो। नाश्ता करके या नहीं? मैं बस। मैंने एक नजर अपने शब ख्वाबी के लिबास को देखा। लिबास तब्दील कर लूं? जाना किधर है जी? जहरा के घर, जो कल आई थी, कहकर वो गुलदस्ता हाथ में लिए वापस राहदारी में मुड़ गई। जहरा के घर? रूपा हैरान और परेशान खड़ी रही। ये नई महारानी भी एक मुअम्मा थी। चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके फिर से रसोई के दरवाजे पे खड़ी थी। चलो, तहक्कुम से कहकर वो आगे बढ़ गई। सफेद लॉन्ग स्कर्ट, हल्का गुलाबी ब्लाउज और शानों पे सफेद रंग की छोटी सी स्टोल फैलाए वो बहुत बेनियाजी से चल रही थी। जहरा के घर जाने की जरूरत ही न पड़ी। वो वहीं इनको खेतों के उस तरफ अपनी किसी सहेली के हमरा टहलती मिल गई। इसका ताल्लुक कुछ ऊंचे घराने से था। गांव में मुसलमानों के ऊंचे घरानों की जवान बेटियां यूं नहीं फिरा करती थी, मगर जहरा को इसकी कम सीनी और गालिबन लाडली होने के बायस खासी रियायत मिल जाती थी। माए देवी, आप? उस सहेली को बकाकर उनकी तरफ आ गई। यहाँ जहरा। महारानी जी तुमसे ही मिलने आ रही हैं, ये तुम्हारे लिए। माए ने गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तुमसे ठीक से बात नहीं कर सकी। कल की निस्बत आज माया के चेहरे पे दोस्ताना मुस्कुराहट थी, मगर फिर भी अंदाज में कुछ ऐसा जरूर था कि अपनी आदत के बरक्स इससे भी तकल्लुफ होने की कोशिश ना कर सकी। शुक्रिया ठाकरानी जी, इसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ गुलदस्ता कबूल किया। तुम अच्छी बहादुर लड़की हो। दोनों साथ साथ चलने लगी। रूपा इनसे चंद कदम पीछे थी। बनना पड़ता है जी, ठाकरों के लड़के वरना जीने नहीं देते। सूरज निकल चुका था और नरम गरम धूप से इसकी सुनहरी माइल शहद रंग बाल चमकने लगे थे। शिखर कैसा लगता था तुम्हें? इनके बारे में गांव वाले ज्यादा जानते नहीं हैं। वो बचपन से ही तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे, फिर कारोबार के बाद तो दिल्ली होते या विलायत। गांव तो कभी कभार ही आते थे। और ये बदर गाजान कौन है? जहरा के चेहरे पे धनक के सारे रंग बिखर गए। भाई ने बहुत गौर से उन्हें देखा था। मेरे चाचा का बेटा। मेरे माँ बाप के बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला। वो सर झुकाए मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो चलते चलते कच्चे रास्ते पे दूर निकल आई थी। करता क्या है? वो बाहर से पढ़कर आया है, अब तो बाप दादा की जमीनें संभालता है। कैबेली राजपूता के सारे जमींदारों से ठाकुर गोपाल इसी तरह डरता है। माया का लहजा ठंडा था। हमारा खानदान गांव का वाहिद मुस्लिम खानदान है। हमारी जमीनें राजपूतों से ज्यादा नहीं हैं, तो कम भी नहीं होंगी। पहले वो लोग बात बात पे हिंदू मुस्लिम फसादात भड़का देते थे, मगर अब कई बरस से कोई फसाद नहीं हुआ। ये बदर से डरते हैं, जानते हैं इसके पास ताकत भी है और असरो रसूख भी, बस इसीलिए डरते हैं। तो आखिर है कोई इस पूरे गाँव में बदर जैसा? अपने परांठे से खेलती मुस्कुराते हुए कह रही थी। एकदम रुक गई। इधर न जाए माए देवी। मुझे उसके साथ साथ चलते इस कच्चे रास्ते पे काफी आगे तक आ गई थी, टक कर रुक गई। मगर क्यों? इधर क्या है? स्नेहर से कच्चे रास्ते को देखा और फिर रूपवती और जहरा के चेहरों पे छाए खौफ को। महारानी जी, ये रास्ता पुराने कब्रिस्तान को जाता है। वहाँ साया है जी। रूपवती की आवाज में खौफ डराया था। साया? किस चीज का साया? भूत का साया? कोई भटकी हुई आत्मा है जी। क्या बात कर रही हो रूपा? माया ने नागवारी से सर झटका। रूपा देवी ठीक कह रही हैं ठाकुरानी जी, पुराने कब्रिस्तान में साया है। लोग अब इसके करीब से भी नहीं गुजरते, बल्कि उस दिन तो अच्छु कुमार ने खुद उस भूत को देखा है। साया स्याह चोखा पहन रखा था और कब्रिस्तान के आसपास चक्कर काट रहा था। 3 रोज तक अच्छु कुमार को बुखार रहा और गांव वाले कहते हैं कि रोज रात को सिया चौके में मलबूस एक लंबा सा भूत पुराने कब्रिस्तान में आता है। फिर ऐसी आवाजें आती हैं जैसे वो कुछ खोद रहा हो। गांव वालों ने कभी इसका पीछा करने की कोशिश की?
माया को अभी तक यकीन न था। नाजी तो बकरे हवाई चीजों का भी पीछा किया जाता है क्या? रूपा कानों को हाथ लगाए कहने लगी। और ठाकरानी जी, किसी ने आज तक इसे आते जाते नहीं देखा, किस कब्र से उठता है वो? शायद शायद इसने तंजन दोहराया। होगा कोई आमिर बाबा, कोई चिल्ला वगैरह कर रहा होगा, तुम गांव वालों भी ना। बदर भी यही कहता है। जहरा ने तासुफ से सर झटका, जैसे माया और बदर दोनों की अकल पे मातम कर रही हो। क्या कहता है वो? बिला इरादा भी वो मुतवज्जा हो गई। यही गांव का कोई बंदा है, किसी वारदात में मुलव्विस, यकीनन किसी को कत्ल करके दबाया होगा और अब लाश ढूंढ रहा है। बहुत माकूल आदमी है तुम्हारा तायाजाद, मिलवाना मुझे कभी इससे। अभी तो चलो तुम्हारा वो कब्रिस्तान देखते हैं। रूपवती और जहरा रोकती रह गई, मगर बेली राजपूता की वो महारानी कहाँ किसी की सुना करती थी। वो फाटक खोल कर अंदर चली गई। कब्रिस्तान बहुत कदीम था, जैसे कोई सदियों पुराना खंडर हो। इसका हाथा काफी वसी था। कोने में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था, जिसकी झुकी शाखें और कब्रिस्तान की पुरस्रार फिजाएं इस बेली राजपूता के भूत की गवाह थी, जिसने पूरे गांव को मतवहिश कर रखा था। वहां की खामोश फिजा बहुत पुरस्कार थी, अपने अंदर बहुत सी सदियों पुराने राज दफन किए। ऐसा लगता था जैसे वहां सफेद लिबादा उड़े अंधे की रूहें भटकती फिर रही हूं, बिल्कुल उनके आसपास। तो इधर आता है वो भूत, सीने पे हाथ बांधे वो तायराने निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। चलिए महारानी जी, मुझे तो वहशत हो रही। वो दोनों मारे बांधे इसके पीछे आई थी और अब खौफ से रूपवती का बुरा हाल था। क्या ख्याल है, रात तक इंतजार न करें? मैं सुरमा को देखना चाहती हूँ जो मासूम लोगों को जाने कितने अरसे से डरा रहा है। भगवान न करे जो हम रात इधर बसर करें। चलिए महारानी जी, बड़े ठाकुर को इल्म हो गया तो बहुत खफा होंगे। क्यों? मैं तेजी से पलटी। तुम्हारे बड़े ठाकुर को मेरे गांव में चलने फिरने पर कोई एतराज है क्या? मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मुझसे छिन गया, इसका आखिरी बार मुंह नहीं देखने दिया। मुझे क्या ये जुल्म गम था जो अब मुझे हवेली में कैद करना चाहते हैं? रूपवती और जहरा शशदर रह गईं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? क्या गलत कहा मैंने? क्यों पड़ी है शिखर की जायदाद के पीछे? क्या इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि इसको मरे अभी दिन ही कितने हुए? वो बहुत दिन का अलावा जैसे इसके अंदर से निकला था। ठाकुरों के भी छोटे ठाकुर की मौत का इतना ही दुख है महारानी जी, आप यूं दिल बुरा ना करें। जाने भी दो रूपा। वो सिर झटक कर तेज कदमों से चलती फाटक से बाहर चली गई। रूपवती और जहरा बतूल एक दूसरे को देख कर रह गईं। जहरा परंदा झुलाती हमेशा की तरह भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई, फिर एकदम ठटक कर रुक गई। सामने चारपाई पे बदर बैठा था, इसकी जहरा की तरफ कमर थी। वो चाची को कोई बात खामोशी से सुनते देख रही थी। चाची की कोई बात खामोशी से सुन रहा था और उसको देख रही थी। एकदम से बरामदे में जैसे धनक उतर आई थी। जहरा को हर जगह खूबसूरत लगने लगी थी। वो धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई और सलाम किया। वो माँ की किसी बात पे उलझा बैठा था, चौंक कर सर उठाया और सलाम का जवाब दिया। फिर वो दोबारा माँ से बात करने लगा। वो वहीं खामोशी से चारपाई के पायते पे टिक गई। जहरा सुबह सुबह किधर चली गई थी? मैं तुझे ढूंढ रही थी, चाची बात अधूरी छोड़कर जहरा से कहने लगी। जहरा ने सिर उठाया, चोर निगाह इस पे डाली, जो कुछ सोचता हुआ चाय के घूंट भर रहा था। इसकी निगाहें सामने दीवार पे जमी थी। वो किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। बस नसीमा के साथ कुएं तक गई थी। वो पलके झुकाए कहने लगी। बदर के सामने इसकी पलकें खुद ब खुद झुक जाती थी। इतनी देर कर दी कुएं पे? बदर तुम्हारा पूछ रहा था। जहरा का चेहरा खिल उठा। इसने भी अख्तियार निगाहें उठाकर बदर को देखा। वो इसी मगरूर बेनियाज अंदाज में चाय के घूंट भर रहा था। गीले सियाह बाल माथे पे बिखरे थे और आस्तीन ने कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। शायद वो भी नहा कर आया था। पता नहीं वो इसका पूछता भी था या चाची ऐसे ही इसका दिल रखने को कहती थी। बस चाची वो ठाकुर शिखर की बीवी मिल गई थी रास्ते में। वो पुराने कब्रिस्तान ले गई तो वहीं देर हो गई। बदर ने चौंक कर उसे देखा। तुम पुराने कब्रिस्तान क्यों गई? मैं नहीं गई, ठाकुर शिखर की बीवी ले गई थी। वो गोरी ठाकुरानी। वो नजरें झुकाए बदर के तनोमंद हाथों को देख रही थी। ठाकुर शिखर की बीवी? बदर एकदम चौंका। वो जो इंग्लिस्तान से आई है? हाँ। जहरा ने नजर उठाकर उसे देखा। वो इतना वजीवा खूबरू था कि वो ज्यादा देर उसे देख न सकी। वो वापस नहीं गई अभी तक? नहीं, अभी तो इधर ही है, मगर खुश नहीं लगती। जाहिर है इसका शौर मरा है। वो बाजारी लापरवाही से कहकर चाय की घूंट भरने लगा। तुमने इस अंग्रेज लड़की को देखा है बदर? लड़की? बदर को बस इस लफ्ज पे हैरत हुई थी। ठाकुर शिखर की ठाकुरानी लकड़ी लड़की है? हाँ। जरा हंस दी। और इतनी हसीन कि तुम देखते रह जाओ। मैं क्यों देखता रह जाऊं? वो नागावारी से शाने झटक कर रह गया। नहीं बदर, इसका वाकई शिखर से कोई जोड़ नहीं था। शिखर तो 40 के करीब था, सांवला सा, मामूली कद का, और वो तो महारानी है। लोग कहते हैं बरतानिया की शहजादी है। होगी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। मगर वो खुश नहीं लगती।
वो कहती है इसे ठाकुरों ने कैद कर रखा है और उसे वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। तो किसने कहा था इसे राजपूतों में शादी करे? क्या बरतानिया में लड़के खत्म हो गए थे? अब खुद भुगते। मदर ने उखड़े उखड़े अंदाज में कहकर प्याली खाली करके रख दी। इसके मगरूर चेहरे पे तनाव सा आ गया था। हाँ, पता नहीं इसने शिखर से शादी क्यों की, और ये पुराने कब्रिस्तान का क्या किस्सा है? तुम क्यों गई इधर? वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। यह हक जताता, आरोप जमाता अंदाज ज़हरा को हमेशा अच्छा लगता था। माया देवी ले गई थी, कहती थी ये कोई इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है और हम सब ऐसे ही डर रहे हैं। वो कब्रिस्तान देखना चाहती थी, बस इसी के साथ चली गई थी मैं। ज्यादा मेल जोल न रखा करो राजपूतों की औरतों से, ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो खफगी से कहता उठ खड़ा हुआ। ज़हरा ने सर उठाकर उसे देखा। वो इससे खासा ऊंचा था, लंबा चौड़ा वजी मर्द, जिसके साथ वो खुद को हमेशा महफूज तस्वुर करती थी, मगर जाने वो वाकई इसका पूछता था या चाची खुद ही। वो सोचते हुए उसको लंबे ढग भरकर दूर जाते देखती रही। रूपवती बहुत खामोशी से बर्तन धो रही थी। इसका जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। रूपा देवी किधर घूमो? रतन बुआ रसोई में आई तो उसे यूं गुमसुम पानी में हाथ डाले देखकर पूछने लगी। रूपा चौकी, फिर बेदिली से सरनफी में हिलाया। कुछ नहीं रतन बुआ, किसी ने कुछ कहा है। रतन बुआ इसके करीब आई और बगौर उसका चेहरा देखा। बस बुआ, मुझे माया देवी की हालत पे तरस आता है। क्या हुआ माया देवी को? रतन बुआ आखिरी उम्र भी अपनी मुतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर थी। मारे तजस्सुस के वहीं बैठ गई, क्योंकि रूपा का अंदाज उसे कुछ और बता रहा था। बड़े ठाकुर की नजर ठाकुर शेखर की जायदाद पे है और वो माया देवी को हवेली में महसूर करके रखना चाहते हैं। रतन बुआ हक्का बक्का रह गई। तुझे किसने कहा? खुद माया देवी कहती है शायद ठाकुर उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं और इसलिए वो माया देवी को वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। हाय भगवान, ऐसे न बोल रूपा। ठाकुर जैसे भी हैं ठाकरानी को इज्जत देते हैं। आखिर वो शेखर की दुल्हन थी। तुझे भी पता है कि ठाकुर कैसे हैं और मुझे भी पता है। अब तू देखना बुआ, ये माया देवी को किसी बहाने हवेली में महसूर करने की कोशिश करेंगे। रूपवती दिल का बोझ हल्का करके मुतमईन सी बर्तन धोने लगी, जबकि रतन बुआ को तो हौल उठ रहे थे। इंकिशाफ छूटा न था। गांव वाले तो बस इतना जानते थे कि ठाकुरों के आपस के ताल्लुकात बेहतरीन है, मगर अब ये नया इंकिशाफ खासा खतरनाक था। अगर ठाकुर अपनी हवेली में माया देवी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे तो यह खबर इनके बरसों की साख को तोड़ने के लिए काफी थी। रतन बुआ को अब जल्द अज जल्द अपने दिल का ये बोझ हल्का करना था। सो इसने फौरन ही घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जिसने 4 मजीद लोगों को, और यूं शाम तक आधे बेली राजपूता को खबर मिल चुकी थी कि राजपूत अपने अंग्रेज बहू की जान के दर पे हैं और इसकी जायदाद हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। मैंने बाल संवारते हुए आ जाओ कहा। वो सिंगार में इसके सामने बैठी ढीली सी चुटी गूंद रही थी। दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। रूपवती ने चौखट पे खड़े खड़े अंदर झांका। महारानी जी, बड़े ठाकुर शाम की चाय पे आपका इंतजार कर रहे हैं। चुटी गूंदते इसने मसरूफ अंदाज में महज सर को जुम्बिश देने पे इक्तिफा किया। रूपवती सर झुकाए दरवाजा बंद करती वापस पलट गई। लंबी सुनहरी चुटी इसने गदन के दाएं आगे को डाल दी। सफेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और आईने में खुद पे एक नजर आखिरी डालकर बाहर आ गई। अपनी असली नजाकत से जीने उतर कर वो नीचे आई तो हॉल कमरा खाली पड़ा था। यकीनन ठाकुर रघुनाथ बाहर बरामदे में इसका इंतजार कर रहे थे। वो सीढ़ियों से उतर कर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। सीढ़ियों के उस तरफ एक बड़ा सा पियानो रखा था। माया किसी मामूल की तरह चलती पियानो तक आई। इसका केस सियाह लकड़ी का बना था और ऊपर दीवार पे हम रंग लकड़ी का बना हुआ बेसवी आईना नस्ब था। इसने हाथ से पियानो की कीज को हल्का सा छुआ, फिर एक ही रोम में उंगली तमाम कीज से गुजारी। एक ही रोम में उंगली तमाम कीज से गुजारती खामोश फिजा में एक अनोखा सा राग गूंज उठा। मैंने चौक कर सिर उठाया। सामने आईने में इसका अक्स नुमाया था। बालों में पिरोई मोतियों की लड़ी के ऐन रिश्त में लगी एक बदसूरत गिरह। उसकी उंगली खुद ब खुद उस गिरह पे जा ठहरी। सामने लगा आईना एकदम जैसे स्क्रीन बन गया। माजी की एक याद फिल्म की तरह उस पर चलने लगी थी। इसे स्क्रीन पे एक मंजर दिखाई दे रहा था। ऊंची नीची सी चढ़ाई, सरसा साड़ी और हाथ में हाथ डाले, ऊपर चढ़ते दोनों फूस और पीछे दिलहोजी का डूबता सूरज। शाम हो रही है, वापस चलना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इस सरसा पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते जा रहे थे जब शेखर ने रुक कर कलाई भी बंदी घड़ी देखी। मैं सूरज डूबते देखना चाहती हूँ। आज हमारी दिलहोजी में आखिरी रात है। ये हमारे हनीमून का आखिरी गुरूब आफताब है। इसने हल्का पिंक स्वेटर पहन रखा था। शायद रंग बाल शानों पे बिखरे थे। तुम्हें दिलहोजी इतना पसंद आया क्या? नहीं,
मुझे तुम पसंद आए। और दोनों हंस पड़े। हम अगली दफा वो कहते कहते एकदम रुक गई से लगा इसने किसी की कर रहा सुनिए। शिखर हंसते हुए कुछ कहते कहते चंद कदम आगे बढ़ गए। से साथ ना पाकर पीछे देखा, वो वहीं कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। आओ डार्लिंग, रुक क्यों गई? ऐसे ही। वो संभल कर मुस्कुराती 2 कदम आगे बढ़ी और फिर इसका हाथ थाम लिया। वो दोनों हंसते हुए बातें करते आगे बढ़े थे। इसी दौरान माए ने दूसरे हाथ से स्वेटर की जेब से चाबियों को गुच्छा निकालकर गैर महसूस अंदाज में जमीन पे गिरा दिया। सड़क अबूर करके वो दोनों अपने बंगले के गेट की तरफ आ गए। वहां कतार में चंद बंगले बने थे जो दिल्ली, अमृतसर और मुंबई के उमरा की मिल्कियत थे, जहां वो हर साल छुट्टियां मनाने आते थे। चौकीदार ने गेट खोला। शेखर अंदर दाखिल हुआ। माए ने इसके पीछे कदम बढ़ाते हुए जेब में हाथ डाला। वो रुक गई। मेरी अलमारी की चाबियां शिखर। इसने पॉकेट उलट दी। वो खाली थी। किधर गई? वो भी रुक गया। ओह, जिस पत्थर पे हम बैठे थे वही मैंने निकाली थी। इधर ही रह गई होंगी, मैं भी लेकर आती हूँ। वो जाने को पलटी तो उसने रोका। मैं भी चलता हूँ, अकेली ना जाओ। ओ डार्लिंग, 2 मिनट ही तो लगेंगे, तुम अंदर जाके फ्रेश हो लो, मैं बस अभी आई। फिर जाते जाते मुड़ी, और अगर देर हो जाए तो परेशान ना होना। देर हो जाएगी क्या? बताया था ना, मैं दिलहोजी का डूबता सूरज देखना चाहती हूँ। मुस्कुराकर उसका शाना थपथपाकर वो आगे सड़क पे चली गई। शेखर कश्मकश में कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर अंदर को हो लिया। माया तेज कदमों से उसी जगह वापस आई जहां इसने चाबी गिराई थी। झुककर गुच्छा उठाया और जेब में डालती नीचे उतरती गई। शाम की रोशनी अभी बाकी थी। सूरज की किरणें भी दरख्तों से लिपटी थी। वो बगैर दिक्कत के दूर दूर तक देख सकती थी। अब वो सड़क से उतरकर पहाड़ी के ढलान उतरने लगी। इसी जगह के आसपास से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। एहतियात से सहज सहज कर पत्थरों पे कदम रखती इधर उधर देखती उतर रही थी। वो जो भी था उसे इधर ही आसपास होना चाहिए था। और फिर वो उसे नजर आ ही गया। चंद दरख्तों के बीच गिरा एक निराल वजूद। माया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों का सहारा लिए खुश पत्तों पे कदम रखती उस तक आई। वो एक दरख्त के तने के साथ निढाल सा गिरा कर रहा था। वो इसके सामने वाले दरख्त की ऊंट में से सर टिकाए से देखने लगी। पहली नजर में तो उसकी समझ में ना आया कि इसे हुआ क्या है। वो 27-28 बरस का खुश शक्ल मर्द था। चेहरे पे हल्की हल्की शेव बड़ी थी। इसका रंग बिल्कुल जर्द पर साफ पड़ रहा था और मुसलसल दर्द से कर रहा था। हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? अब वो दरख्त की ओर से निकलकर उसके सामने आ गई। जख्मी ने शायद सुना नहीं था। वहां की तकलीफ की शिद्दत से बंद किए कर रहा था। वो इसके करीब आई, उसका शाना हिला। इसने आके खोली। वो सर उठाकर ऊपर देखा। सुनसान दरख्तों के दरमियान एक दराज का सुनहरी चोटी वाली लड़की खड़ी थी उसके सामने। मिस्टर, क्या हुआ है? क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? वो चेहरे पे नागवारी लिए पूछ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर शायद इसमें लंबी बात करने का दम नहीं था। इसने एक नजर माया को देखा और दूसरी नजर अपने ऊपर दरख्त की लटकती शाख पे डाली। माया ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में सर उठाया। शाख में एक सिया रंग का सांप हम फैलाए बैठा था। ओह, सारा मामला इसकी समझ में आ गया। वो एक बहुत आराम से झुकी और एक वजनी पत्थर उठाया। फिर शाख को पकड़कर झटका दिया। सांप नीचे आन गिरा। दूसरे लम्हे वो बहुत इत्मीनान से वजनी पत्थर से इसका सर कुचल चुकी थी। अब बताओ, किधर काटा है तुम्हें सांप ने? वो घुटनों के बल इसके करीब बैठ गई और जख्मी हाथ इसकी पिंडी से हटाया। वहां टखने के करीब सांप के कांटे का निशान था। जख्म बिल्कुल ताजा था। पहली बात तो ये कि तमाम सांप जहरीले नहीं होते, सो डरो मत। इसने रुमाल निकालकर जख्म से कुछ ऊपर कस के बांध दिया और फिर जख्म पे अपना चेहरा झुकाया। क्या कर रही हो? जख्मी घबराकर पीछे न लगा। चुप रहो। वो नागवारी से झड़क कर दोबारा जख्म पे झुकी और कदीम वेदों के से अंदाज में चूस कर जहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो इसको जख्म को साफ कर रही थी। मैं किसी को भेजकर तुम्हें अस्पताल पहुंचा देती हूँ, मगर तुम्हें सोना नहीं है। सो गए तो मर जाओगे। वैसे किसने कहा था इस समय दिलवेसी के जंगल में भटकते रहो? इसके जख्म का आखिरी जायजा लेती वो कह रही थी। जख्मी कुछ करब से मुस्कुरा दिया। आप भी तो इसी समय इधर भटक रही थी, मगर मुझे ही सांप नहीं काटते। अच्छा, वो क्यों? वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। ये जिस नस्ल का सांप है इसके बारे में जानते हो? इसने सर कुचले सांप की जानिब इशारा किया। इसने नफी में सर हिला दिया। निगाहें मुसलसल माया के चेहरे पे। ये दहलवेजी और शिमला में पाए जाने वाले खास नस्ल के सांप होते हैं। असल नाम मुझे याद नहीं, मगर इनके बारे में एक सदियों पुराना लीजेंड मशहूर है कि ये महारानियों और महाराजाओं को नहीं डसते और उनका एहतराम करते हैं। मैं बेली राजपूता की महारानी हूँ, ये मुझे नहीं डस सकता। वो फखर से मुस्कुराते हुए हाथ झाड़ती उठने लगी। चलती हूँ। नहीं, रुको। इसने हाथ बढ़ाकर माया को रोकना चाहा, मगर वो खड़ी हो रही थी। इसके हाथ में मोतियों की लड़ी आ गई। माया उठते उठते फिर बैठ गई। मेरा शौहर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना है। इसने नरमी से समझाना चाहा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। लड़ी अभी तक इसके हाथ में थी। वो नीम गुनूदगी की कैफियत में डूब रहा था। मगर मुझे रोककर तुम मेरी जान खतरे में डाल रहे हो। वो मुस्कुराते हुए जैसे इसकी हालत से महसूस हो रही थी। जख्मी ने आहिस्ता से नफी में सिर हिलाया। मुझे मुझे छोड़कर मत जाओ। मजबूरी है। मगर माया ने इसका हाथ लड़ी से हटाया और फिर जहां से इस शख्स ने हाथ रखा था वहां से इसने खींचकर एक झटके से लड़ी को तोड़ दिया। चमकते दमकते मोती नीचे गिरने लगे। जब चंद मोती गिर गए तो इसने वहां फिर से गिरा लगा दी। उन्हें गुनूदगी और नक्काश से उसे देख रहा था। जिन पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हारे हुए। ये शाही खानदानों का दस्तूर है। मिट्टी में गिरे वो सारे मोती इसने मुट्ठी भरकर उठाए। बहुत सी मुट्ठी में इसके साथ
मिट्टी भी उसकी मुट्ठी में भर गई। रेत मिट्टी में लथड़े मोती इसने इस शख्स की जेब में डाल दिए और हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। मुझे जंगलों में भटक कर लोगों की जान बचाने का कतअन कोई शौक नहीं है, नहीं मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मुझे दहलवेजी का डूबता सूरज देखना था, जिसके लिए कुदरत ने ये बहाना बना दिया। हाँ, ऊपर जाकर किसी को नीचे भेज दूंगी अगर याद रहा तो। वो इसी बेनियाजी से कहकर मुड़ी और वापस ऊपर चढ़ने लगी। सुनो, इसने पीछे से पुकारा। माया जैसे बादले नाख्वास्ता रुकी। तुम कौन हो? रुदगी में डूबने से पहले वो मुश्किल बोल पा रहा था। दरख्त की लकड़ी पे हाथ रख के माया ने उदास मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मैं बेली राजपूता की मलका हूँ और कुछ नहीं। इसकी सुनहरी आंखों में डूबते सूरज का अक्स झिलमिला रहा था। वो अभी तक ऐसे ही नीम आंखों से उसे देख रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसने रुदगी में जाने से कबल बस आखिरी दफा लब खोले। बदर खासान, और फिर आंखें बंद कर ली। माया ने लापरवाही से शाने उचकाए और अपनी जॉगर्स की मदद से वापस ऊपर चढ़ने लगी। बेध्यानी में फिर से इसकी उंगली ने पियानो की कीज को छिड़ा था। फिजा खामोश, फिर से राग गूंज उठा उसमें। वो जैसे चौंक कर हाल में वापस आई। कदावर आईने में इसका अक्स अब भी वहीं था, जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए अमर कर दी गई हो। इसने सर झटका साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और इसी पुरतमकनत अंदाज में गर्दन ऊंची उठाए बाहर चली आई। बरामदे में कुर्सियां मेज के गिर्द बिछी थी। वहां ठाकुर रघुनाथ और गोपाल बैठे थे। माया को आता देखकर वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आइए माया देवी। वो इसी सप्पार चेहरे के साथ टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठ गई। चाय लीजिए। गोपाल ने एक प्याली इसके सामने की। ये वो वाहिद औरत थी जिसके लिए गोपाल ये सब कर सकता था। शुक्रिया। माया ने प्याली उठाई। माया देवी, आपने जायदाद बिकवाने की बात की थी। ठाकुर रघुनाथ ने गला कंकार कर गुफ्तगू का आगाज किया। इनका कप उनके सामने अनछुआ रखा था। मैंने एक दो फरीकों से बात की है, इसमें कुछ अरसा लग जाएगा। वो खामोशी सुने देखती रही, गर्म चाय की घूंट हलक में उतारती रही। नहर वाली जमीन खरीदने में दो फरीक दिलचस्पी रखते हैं। मैं अभी इनसे मामला तय कर रहा हूँ। कागजात वगैरह भी तैयार हो रहे हैं। पटवारी से भी बात कर ली है। इसने खाली कप मेज पे रख दिया। अब वो बहुत तवज्जो से उन्हें देख रही थी। कुछ अदालती कार्रवाइयां मजीद होंगी, जिसके लिए आपको वापस बरतानिया जाने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा ताखिर ना हो और जैसे आप चाहती हैं वैसे ही हो। बाकी जब तक आपकी मर्जी, आप हवेली में रहें, गाँव में घूमे फिरे, जमीन के मामला में सब मैं खुद देख लूंगा। आपको महज दस्तखत करने आना होगा। क्या ख्याल है आपका? ये बेली राजपूता के भूत का क्या किस्सा है? सवाल उन दोनों की तवक्को के इस कदर बरक्स था कि ठाकुर रघुनाथ ने हैरत से देखा। बेली राजपूता का भूत? वो क्या पूछ रहे थे और वो क्या पूछ रही थी? जी, बेली राजपूता का वो भूत जो रोज रात को मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में घूमता फिरता है। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान पे साया है जी। गोपाल ठाकुर साहब से पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा है, काफी अरसे रात को गांव में भटकती फिरती। अब तो गांव वाले ने इस तरफ जाना ही छोड़ दिया है। मगर मैंने सुना है कि बदर खाजान कहता है वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाने के लिए भूत का ढोंग रचा रहा है। बदर खाजान तो खुद भी कोई मोटी गाली इसके लबों तक आते आते रुकी। शायद इसे माया की वहां मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो साया है जी, आप मुस्लिमों की बातों पे मत जाएं। ये तो सामने की बात है कि वो साया है। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीची को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपके बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सराहती कह रही थी। जायदाद के मामलात इसकी मामूली सी तवज्जो के भी हामिल न थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडिस इन्हें इसी तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी। बाल बना दूं महारानी जी? रूपा इसे बालकोनी में देखकर उसकी तरफ आ गई। वो बालकोनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था, जहां सुनहरी गंदम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज पर इसने सर उठाया। वो हाथ में कंघा लिए मुंतजिर खड़ी थी। हाँ, छुट्टी बना दो। इसने निगाहें किताब पे झुका दी और एक हाथ से ढीले से जूड़े की गिरा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से इसके सुनहरी बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई थी। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। इसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक से जैसे याद आ गया। अच्छा, वो किताब पढ़ती रही। नेजाबाजी का मुकाबला भी होगा। उसने सफा पलटाया। पूरे गांव को इस मुकाबला का इंतजार है। साल भर से बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी इस दफा। रूपा इसके लबों में कंघा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पे बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो अब चोटी गूंज रही थी गोपाल की जीत पे। गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर खाजान की जीत पे। गोपाल तो इससे पिछले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी।
छोटी रूपा के हाथ से फिसल गई, सारे बल खुलते चले गए। बदर गाजान गोपाल को हराता है। बेख्तियार वो उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पिछले 4 वर्षों से छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफा उन्होंने पूरी तैयारी की है। बड़ी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफा वो बदर गाजान को ऐसी शिकस्त देंगे कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी, इसकी अगली क्या पिछली भी 7 नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुका खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी जहरा के चचा साहब के साथ है, अच्छी बात है, मैं ये मुकाबला देखना चाहूंगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शय पाकर खुश और जोश से उसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी रही। गांव के बड़े मैदान में रंगों का सैलाब उमड़ आया था। रिवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जो चेहरों पे लिए सजे संवरे देहाती, वो वाकई इनका सबसे हसीन त्योहार था। माया रूपति के साथ बसदे इसरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेजाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर साथ मौजूद रूपावती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई। वो देखे ना, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वो इसी पहले एक तरफ से अल्लड़ सी जरा निकल कर उनके करीब आई। ठाकराइन, आप भी आई मुकाबला देखने? वो इसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माय ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। इसने आज भी बेदाग उजली सफेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल डाला था, जैसे कल रात में चमकता सूरज। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी आज। बड़े मैदान से भागते घोड़ों को देखकर जहरा कह रही थी। आज तो इसके चेहरे पे और ही रंग बिखरे थे। माया ने इसकी निगाहों के ताकुब में घोड़े भगाते ने उसे मीखे उखाड़ते घुड़सवारों को देखा और फिर गहरी सांस भरी। ये तो एंड पेगिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नानी ने मुझे ये नहीं बताया था कि टेंट पेगिंग नेजाबाजी को कहते हैं। सामने 2 घोड़े, एक सफेद और एक सियाह, भागते आ रहे थे। सियाह घोड़ा गोपाल राज का था। वो पहचान गई थी, नेजाबाजी का ओरिजिन मुस्लिम फौजों की शब खून की टेक्निक थी। जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में तो सिर्फ मीखे गाड़ी जाती हैं, पूरे खेमे नहीं लगाए जाते, मगर दर हकीकत शब खून में मुसलमान फौजें रात को दुश्मन के सुजाने पे अपने तेज तरीन घुड़सवार दुश्मन की कमीन गाह में भेजा करती थी, जो अपने नेजों की मदद से इनके खेमों की मीखे उखाड़ देते थे। फिर खेमों को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है और सोया हुआ दुश्मन। बोलते बोलते वो रुक गई। गोपाल के साथ वाला सफेद घोड़ा अभी इसके सामने से गुजर कर गया था। ये चेहरा डलहौजी के जंगल में गिरा जख्मी याद आया। ये सफेद घोड़े पे कौन है? बदर है, मेरे चचा का बेटा। जहरा बहुत मुसर्रत से उसे दिख रही थी। माई की निगाहें दूर तक सफेद खींची गई थी। घुड़सवार बहुत महारत से उसे देखता दौड़ाता अब मीखे उखाड़ता जा रहा था। फिर जब नेजाबाजी का मुकाबला खत्म हो गया और 5वें बरस भी ठाकुरों के लड़के को मुसलमानों के लड़के ने शिकस्त दे दी और तालियों और नारों का शोर कदरे थमा, तो कितनी ही देर बाद इसने सफेद घोड़े की लगाम थामे सूचे लंबे मगरूर दिखने वाले नेजाबाज को अपनी जानिब आते देखा। वो शायद जहरा को देखकर इधर आ गया था। इनके करीब आते इसके कदम सुस्त पड़ गए। वो हैरत ज़दा सा माया को देख रहा था। फिर घोड़े की लगाम थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता उन तक आया। आप? मगरूर तने हुए नकुश धीमे पड़ गए। वो शायद इसे पहचानने की कोशिश करा था। तुम सांप के कांटे से बच गए? माया मुस्कुराई। महजूज सी मुस्कुराहट लबों पे आई। बहुत चुपके से डलहौजी की डूबती शाम दोनों के आसपास उतर आई थी। आप इधर? तुमने मुझे पहचान लिया? वो इसकी हैरत से लुत्फानंदोज हो रही थी। मैं बेली राजपूता की मलका को कैसे भूल सकता हूँ? वो धीमा सा मुस्कुराया। शायद रूपा ठीक कहती थी। वो गांव के सबसे वजी मर्द था। वो में नहीं चाहिए था, मगर आप इधर। वो छोटा सा गाँव था और इसमें वाहिद गोरी लड़की ठाकुर शिखर राज की बेवती बजाय वजह से कड़ियां मिला रहा था। आप शिखर की? हाँ, मैं माया फर्नांडिस हूँ और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। शिखर राज आज अच्छा आदमी था, गांव के साथ मुखलिस था। इसकी मौत का अफसोस हुआ। इसने माया का आखिरी फिक्रा नजरअंदाज किया था। शुक्रिया, मगर क्या दूसरे ठाकुर मुखलिस नहीं जो तुमने आज गोपाल को 5वीं दफा हराया है? शुक्रिया। वो बस हंस दिया। फिर सफेद घोड़े की पुष्ट पर हाथ फेरा। ये एक वफादार जानवर है, इसने बहुत वफा निभाई है मेरे साथ। कभी राजपूतों की हवेली आओ, मैं तुम्हें गोपाल के ऐसे 3 घोड़े दिखाऊंगी। आप कभी मलिकों की हवेली आइए, मैं आपको अपना पूरा अस्तबल दिखाऊंगा। वो हंसती। मलिकों की हवेली किस तरफ है? आपकी खातमा आपको ले आएगी। मगर मैंने तो नहीं कहा कि मैं आऊंगी। बदर भी साख्ता मुस्कुरा दिया। आप कोशिश कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। तुम इंतजार करना,
मगर मैं न वादा करती हूँ न कोशिश करूंगी। एतमाद से इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर वो जाने के लिए पलटी। चलो रूपा। सुनिए, मायने मुड़े बगैर महज गर्दन तिरछी करके अकब में देखा। मैं इंतजार करूंगा, जरूर करना। वापस जाते हुए इसने एक नजर जहरा के तारीख बढ़ते चेहरे को देखा, जो कितनी ही देर से खामोश खड़ी थी। आज पहली दफा बदर ने गांव की सबसे सुंदर लड़की को यूं नजरअंदाज किया था। माया सर लिए बगैर आगे बढ़ गई। नूबती इसके पीछे थी। वो घोड़े की लगाम हाथ में थामे से दूर जाते देखता रहा। दिलहोजी की डूबती शाम का फसूं अभी तक बाकी था। चौधरी मंगल सिंह का ताल्लुक गांव के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था। वो जात के राजपूत थे, मगर अमारात के लिहाज से ठाकरों से कहीं कम। बहरहाल गांव के मतवस्त तबके के जमींदारों में चौधरी मंगल सिंह को खास अहमियत हासिल थी। मंगल सिंह का पिछले 8 माह से एक सिख जमींदार से जायदाद का तनाजा चल रहा था। ये तनाजा बैरी के एक दरख्त की मलके से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते जानी दुश्मनी तक पहुंच गया था। इस दरख्त के दूसरे दावेदार शोभा सिंह ने, जिसकी जमीन मंगल सिंह की जमीन के साथ मिली हुई थी, बड़ी पंचायत में मंगल सिंह को जान से मार देने की धमकी दी थी। 1939 में अंग्रेज के कानून की अमलदारी कमजोर होती जा रही थी। पैदर पे सियासी महाजों पे शिकस्त खाकर सरकारी खासी कमजोर हो चुकी थी। डकैती और कत्ल की वारदातें आम सी बात बनती जा रही थी। एक महीने में जायदाद के तनाजे पे 2-4 कत्ल हो जाना तो अब मामूल बन चुका था। इस रात शोभा सिंह का इरादा इसी मामूल को दोहराने का था। मामला अब बैरी के दरख्त का नहीं रहा था। शोभा सिंह ने सुना था कि मंगल सिंह यार दोस्तों में बैठकर कहता है कि अगर शोभा सिंह ने दरख्त वाली जगह मेरे हवाले न की तो मैं इसकी बहन को उठा लूंगा। शोभा सिंह की बहन नरमलता जवान खूबसूरत औरत थी। जब बात नरमलता पे आई तो शोभा सिंह की गैरत ने जोश मारा और इसने बड़ी पंचायत में दावा किया कि अगर मंगल सिंह बाज ना आया तो वो इसका खून कर देगा। मगर मंगल सिंह बाज ना आया और इसी रात शोभा सिंह नहर के किनारे घात लगाकर मंगल सिंह की ताक में बैठ गया। इसे तक कि मंगल सिंह आज अपने भाई के घर और वहां महफिल जमी होगी, जैसे जिसे छोड़कर वो रात गए घर वापस लौटेगा, इसे ठिकाने लगाने तो ये बेहतरीन वक्त था। रात गहरी हो गई तो मंगल सिंह अपने भाई के साथ घर से निकला। पूरा गांव खामोश और अंधेरे में डूबा था। घरों की बत्तियां गुल हो चुकी थी और गांव के मकीन बिस्तरों में दुबके बेखबर सो रहे थे। मंगल सिंह का घर ज्यादा दूर न था, मगर रास्ते में खेत पड़ते थे और आगे नहर थी। नहर के एक तरफ कच्चा रास्ता था जो पुराने कब्रिस्तान से होकर दूसरे गांव जाता था, जबकि दूसरी तरफ मंगल सिंह के घर का रास्ता था। वो खामोशी से खेतों के दरमियान बनी कच्ची पगडंडी पे चल रहा था। सामने नहर थी और इस तरफ कच्चा रास्ता, जिसके साथ साथ दरख्तों की बाढ़ लगी थी। चलते चलते यूं ही मंगल सिंह ने सर उठाया तो एकदम इसे अजीब सा एहसास हुआ। वो वहीं अपने कदमों पे रुक गया। दरख्तों के झुंड के साथ साथ कोई दबे कदमों कच्चे रास्ते पे चल रहा था। मंगल सिंह शायद कभी तवज्जो न देता, मगर इस शख्स का रुख पुराने कब्रिस्तान की जानिब था। अगर वो कोई दूसरे गांव जाने वाला मुसाफिर होता तो इसे किसी सवारी या घोड़े वगैरह पे होना चाहिए था, मगर वो पैदल चल रहा था। रात के इस पहर कोई शख्स क्यों पुराने कब्रिस्तान जाएगा? इसके जहन में गांव वालों की बातें गूंजने लगी। बेली राजपूता का भूत, एक चौगापोश तो रात को पुराने कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता है। बाज लोगों का कहना था कि कोई भटकी आत्मा है और रोज रात को किसी कब्र को फाड़ कर निकलती है और फिर सुबह होने से कबल दोबारा कोई कब्र खोद कर अंदर खुद को दफन कर लेती है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार थे, जिससे लोगों ने शुरू में यही ख्याल जाहिर किया था और जैसे जैसे बात फैल गई गाँव वालों ने रात तो क्या दिन में भी उधर जाना छोड़ दिया था। वो चौगापोश कौन था, कहाँ से आया था और पुराने कब्रिस्तान में वो रोज रात को क्या करता था, ये कोई नहीं जानता था। चौधरी मंगल सिंह के जहन में इंसान का फितरी तजस्सुस बेदार हुआ। घर जाने का इरादा तर्क करके कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गया। इस रात चांद नहीं निकला था। तारों की रोशनी में मंगल सिंह को वो सियाह हेवला सा नजर आ रहा था। इन दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा था। सियाह दरख्तों के झुंड के साथ साथ इधर उधर देखते एहतियात से चल रहा था। मंगल सिंह दबे कदमों से इसके पीछे चल दिया। इसे नहीं था कि इसका ताक़ुब भी इसी तरह कुछ फासले से हो रहा है। तारीख साया पुराने कब्रिस्तान के करीब जा रुका। इधर उधर देखा और लकड़ी का फाटक ढकेला। वो भारी चढ़चढ़ाहट के साथ खुलता चला गया। साया अंदर दाखिल हो गया। शायद अभी तक वो अपने ताक़ुब में आते मंगल सिंह से बेखबर था। मंगल सिंह फाटक से उस तरफ खड़ा चंद लम्हे सोचता रहा। कब्रिस्तान में सख्त हू का आलम था। दूर दूर तक फैली कब्रें और फितरी खौफ। एक लम्हे को तो मंगल सिंह के दिल ने कहा कि लानत भेजो इस पे और भाग चलो, मगर दूसरे ही लम्हे इसने जी कड़ा करके उस चौगापोश को बेनकाब करने का ताहिया कर लिया। दूर से उसको ठीक से तो नहीं देख सकता था, मगर एक बात का इसे चंद मिनटों में ही यकीन हो गया था कि वो कोई साया नहीं, कोई इंसान था, भूत नहीं था। साया बरगद के घने बूढ़े दरख्त के नीचे पहुंच चुका था। इसके हाथ में कुदाल थी और इसका इरादा जमीन खोदने का था। मंगल सिंह ने खुद को तसल्ली दी। वह गुरु नाम लिया और कब्रिस्तान में कदम रख दिए। साया अब जमीन पे झुका लकीर खींच रहा था। इसका सिया चौका काफी खुला सा था और इसमें इसकी जिसामत का अंदाजा नहीं होता था। सर पे चौके की टोपी थी और इसकी मंगल सिंह की जानिब कमर थी। मंगल सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता चौगापोश के सर पे पहुंच गया। हाथी या कोई और एहसास चौगापोश ने बौखलाकर पीछे देखा। टोपी इसके सर पे थी। तारों की रोशनी में इसका चेहरा वासी था। मंगल सिंह को हैरत का शदीद झटका लगा। चौगापोश ने एकदम कुदाल छोड़ दी और भाग कर दरख्त की
की ओट लड़ी। एक लम्हे को तो मंगल सिंह को इसको इस हरकत की वजह समझ भी नहीं। वो मुश्किल ही इस शाख से निकल पा रहा था कि एकदम वो साया यूं गायब भी हो गया। मंगल सिंह बेख्तियार दरख्त की जानिब लपका, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता किसी ने पीछे से आकर पान का वार किया। उस पर कृपान का वार किया। पैदर पे चंद वार करके हमलावर बाहर को भाग गया। ये यकीन था कि हमलावर ने वो भूत नहीं देखा था। दबे कदमों वो साया दरख्त की ओर से निकला और करीब आकर मंगल सिंह का चेहरा देखा। वो चंद मिनट का मेहमान था, ये इसकी हालत से जाहिर था। माफ करना, मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस हुआ, मगर तुम्हें कोई बचाने आ जाए तो इसे कहना कि आइंदा जो बेली राजपूता के भूत का पीछे करेगा उसका अंजाम यही होगा। चंद लम्हे बाद साया कच्चे रास्ते पे गुम हो चुका था। मंगल सिंह अभी तक पड़ा कर रहा था। माया देवी, माया देवी। रूपवती भागती हुई बदहवासी से उसी के कमरे तक आई। वो सिंगार में इसके सामने बैठी वालों की चोटी गूंद रही थी। शायद गांव में माया के पास करने को और कोई काम नहीं था। क्या हो गया रूपा? चोटी के बल डालते हुए इसने चमकीली निगाहों से खुद को आईने में देखा। माया देवी। वो भागने के बायस रूपवती की सांस चढ़ गई थी। वो चौधरी हरि सिंह का बेटा, वो क्या? इसने हाथ बालों में रोककर गर्दन उठाकर उसे देखा। वो चौधरी हरि सिंह के बेटे को भूत ने कत्ल कर दिया। इसकी लाश पुराने कब्रिस्तान से मिली है। क्या? वो झटके से उठ खड़ी हुई। भूत ने कत्ल कर दिया? मगर कब? कैसे? वो हैरान परेशान सी खड़ी थी। रात को किसी वक्त जी। माय गुडनेस। वो हैरत से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इट्स टेरेबल। मैं तो समझी थी वो कोई चोर चक्का होगा, मगर वो भटकी हुई आत्मा है जी। अब तो आ गया ना आपको यकीन। मगर रूपा, कत्ल कैसे हुआ है? क्या गोली मारी है? पता नहीं जी। पुलिस का कहना है कि किसी तेज धारे आले से वार किया गया है। अभिलाष का वो नहीं हुआ। वो जैसे लव से याद करने लगी। पोस्टमार्टम? मायने फर्क का। रूपवती से रहने लगी। मगर इसका क्या सबूत है? या तुम लोग कैसे ये कह रहे हो कि कत्ल भूत नहीं किया है? बदर गाजान ने खुद सुना है। मरते समय चौधरी मंगल सिंह ने भूत ही का जिक्र किया है। बदर गाजान? वो बुरी तरह चकी। जी, मलिकों का बेटा बदर गाजान। वो इधर क्या कर रहा था? वो तेजी बोली। वो साथ वाले गांव से वापस आ रहा था अपने घोड़े पे। पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए इसने मंगल सिंह की चीखों की आवाज सुनी। वो पहुंचा तो मंगल सिंह का आखिरी सांस था, और आखिरी सांस में मंगल सिंह ने पूरे सफे का बयान भी दे दिया। पता नहीं जी, मैंने तो मुंशी करीम दीन से सुना है कि मंगल सिंह ने बदर गाजान को भूत का बताया है। बदर किसी से जिक्र कर रहा था। माया शाशोपन में मुब्तला खड़ी उसे देखती रही, फिर सर झटक कर खड़ी खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अजीब सी बात है, आधी रात को कब्रिस्तान में कत्ल हो जाता है जो बकौल तुम लोगों के कोई सो कॉल्ड भूत करता है, फिर इतना इत्तेफाक के ऐन मौके पे बदर गाजान पहुंच जाता है और मकतूल से नज़ई बयान भी ले लेता है। वो मशकूक सी नफी में सर हिलाई थी। कहीं कुछ गलत जरूर है। क्या गलत है महारानी जी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सवाल ये है रूपा कि इतनी रात को बदर गाजान इन कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? छोटा मलिक दूसरे गांव से आ रहा था, रूपवती ने दोहराया। पता नहीं रूपा, मगर बार बार मेरे जहन में शक सा उभर रहा है। वो खिड़की के बाहर निगाहें जमाए सोचते हुए कह रही थी। मन शीशे के उस पर गांव की जिंदगी रवा दवा थी। कैसा शक माए? कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। ये बदर गाजान मुझे कुछ, फिर गर्दन फेर कर उसे देखा और कहते कहते रुक गई। कुछ नहीं, जाओ। और रूपवती इसकी उधरी बात का मफहूम समझने की कोशिश करती हुई उल्टे कदमों वापस मुड़ी। सुनो, रूपा जाते जाते पलटी। जी महारानी जी। मलिकों की हवेली किस तरफ है? करीब ही है जी, खेतों से गुजर कर जाना पड़ता है। अच्छा ठीक, चलना फिर मेरे साथ। अभी? रूपा हैरान हुई। वो फिर से खिड़की के पार देखने लगी। कुछ दिन तक चलेंगे। रूपवती सर झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करते हुए माया की धीमी बड़बड़ाहट इसकी समाज से टकराई। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन सुरमा है जो भूत बनकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। रूपवती ने दरवाजा बंद कर दिया। एक बात समझ में नहीं आती अजय, इसका खाना बर्तन में निकालते रूपवती गमगीन सी बोली। इसकी आवाज में किसी हसीन ख्वाब के टूटने का गम था। अजय ने बर्तन अपनी तरफ करते करते रुक कर उसे देखा। वो कंफ्यूज्ड सी किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या बात समझ में नहीं आ रही? अजय शायद खाना खाने का इरादा तर्क कर चुका था। रूपा परेशान हो इससे ये बर्दाश्त ना होता था। वो कई बरस से रूपवती के हमरा हवेली में मुलाजिम था और इसकी फितरत को बखूबी समझता था। वो आज बहुत गमज़दा लग रही थी। एक बात तो बताओ, इसने जैसे अजय का सवाल सुना ही ना था। तुम्हें किसी ने कहा कि बदर बाबू ने मंगल सिंह के मुंह से भूत का जिक्र सुना है? हाँ, मुंशी करीम दीन से। तुम्हें मुंशी करीम दीन की बात पे कितना एतबार है? वो राज को इंसान है, मैं इसे अरसे से जानता हूँ। मगर क्या मुंशी करीम दीन को बदर गाजान ने खुद ये बात बताई है? नहीं, वो किसी से कह रहा था, मुंशी ने सुना है। क्या मुंशी झूठ नहीं बोल सकता है? मुंशी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? रूपा के सवाल अब अजय को परेशान कर रहे थे। मगर हो सकता है बदर गाजान ने मरते समय मंगल सिंह से बात ही न की हो। इसने खुद थानेदार को बताया है कि इसने मंगल सिंह के मुंह से क्या सुना है। किसने?
छोटे मलिक ने, रूपा चटक कर उसे दिखने लगी। छोटे मलिक ने खुद ये बयान दिया है थानेदार को अजय? हाँ रूपा, मगर हुआ क्या है? सवाल ये है अजय कि छोटा मलिक इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? मगर तुमसे ये सवाल किसने किया है? किसी ने भी किया हो? कुछ तो गड़बड़ है ना अजय? क्या गड़बड़ है इसमें? छोटा मलिक सफर से लौटा था, देर सवेर तो हो ही जाती है। बेबती नदी में सरिलाती गर्दन झुकाए बर्तन समेटने लगी। बस अजय, ये बदर खासान इतना अच्छा आदमी है नहीं जितना खुद को जाहिर करता है। इसकी आवाज में दुख भरा था। वो अच्छा आदमी है रूपा, तुम राजपूतों की बातों में ना आओ। पर माया देवी राजपूत नहीं है, वो बेख्तियार बोली। तो ये सब तुमसे माया देवी ने कहा है? वो कहना नहीं चाहती थी, सो उन्होंने बात लबों पे रोक ली। लेकिन माया देवी ऐसी बात क्यों करेंगी? जिस सोच में पड़ गया। कोई तो बात होगी अजय। छोड़ो रूपा, माया देवी को गांव के लोगों का क्या पता। इन्हें तो हर बाहर 2 कदम तक जाने के लिए तुम्हारा सहारा चाहिए होता है। इन्हें हवेली से बाहर गांव के रास्ते तक तो पता नहीं, यहाँ के मामलों का क्या पता होगा। मगर रूपा मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। कुछ तो है अजय। फिर सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई। बदर खान से मिलना है, बस उसे इतना कहना पड़ा। और मलिकों के मुलाजिम पूरे प्रोटोकॉल से इसे और रूपा को मेहमान खाने में ले आए। यकीनन बदर ने ठाकुर शेखर की बेवा के लिए कोई खुसूसी हिदायत दे रखी थी। मलिकों की हवेली माया की तवक्का से बढ़कर आलीशान और खूबसूरत थी, और बहुत ही खूबसूरती से आरास्ता भी थी। इसकी आराइश व ज़ेबाइश में जदीद अंग्रेजी तरस की झलक थी। शायद इसलिए कि बदर खान इंग्लिस्तान से पढ़कर आया था और इसने एक दिल्ली हवेली को दिल्ली के किसी अंग्रेज आला अफसर के बंगले की तर्ज पर आरास्ता कर लिया था। आप अंदर तशरीफ रखिए, छोटे मलिक अभी आते हैं। वो हैं किधर? माया ने वापस मुड़ती मुलाजमा को रोक दिया। अपने अस्तबल में इनका गुड़ा बीमार है, अमृतसर से एक डॉक्टर को बुलाया, अभी इसी के साथ है। रूपा तुम यहीं ठहरो, मैं वहीं चली जाती हूँ। वो मुलाजमा को कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकला। अस्तबल हवेली के पीछे की तरफ था, इसे अच्छा खासा चलना पड़ा। मुलाजमा इसे अस्तबल के हाथे के आगाज पे छोड़कर चली गई। अस्तबल खासा वसी था, 3 अतराफ में घोड़े कतारों में बंधे थे। वो चौकट पे खड़ी सामने देखने लगी, जहां बदर मुखालिफ से एक मुलाजिम के हमरा चलता आ रहा था। शायद वो अभी भी घोड़े का मुआयना करके हटा था। आस्ती ने फोल्ड करके खूनियों तक चढ़ा रखी थी और मुसलसल कदरे बरहमी से मुलाजिम को कुछ कह रहा था। तभी अचानक इसकी नजर चौकट पे पांव तक आता लंबा सफेद सा फ्रॉक पहने इस लड़की पर पड़ी। वो बोलते बोलते रुक गया, चेहरे पे खुशगवार हैरत उतर आई। मुलाजिम को जाने का कहकर वो हाथ झड़ता उसकी तरफ आया। आप? वो अभी तक हैरान था। हाँ मैं, वो कहकर बेनियाजी से इधर उधर बंद घोड़ों का जायजा लेने लगी। इसकी फ्रॉक की आस्तीनें काफी छोटी थी और दूधिया सुनहरी बाजू धूप में मजीद सुनहरी लग रहे थे। मुझे खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने आई, मगर मैं तो अस्तबल देखने आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। माया की बर्जस्तगी इसे महसूस करती थी। तो फिर मैं आपको अस्तबल दिखाता हूँ। इन्हें देखकर राजपूतों के घोड़े भूल जाएंगी आप। बहुत लगती है तुम्हारी राजपूतों के साथ। वो दोनों बाड़े के साथ साथ चलने लगे। माजरत के साथ, मगर ठाकुर रघुनाथ का खानदान इस गांव के माथे पे बड़ा कलंक है। मगर मैंने तो गांव में ऐसी कोई बात नहीं देखी। आपने अभी गांव देखा ही कहाँ है? वो मुस्कुराकर इसके मुकाबला खड़ा हुआ। उशाने उचकाकर आगे बढ़ गई। बदर वहीं खड़ा रुख फेरे उसे देखने लगा। तुम्हारे और ठाकुरों के दरमियान झगड़े की वजह क्या है? वो झुककर एक घोड़े की पेशानी पे नरमी से हाथ दे रही थी। वो हिंदू है माया देवी और हम मुसलमान। वो डोमिनेंट हैं और इसी हाकमियत का फायदा उठाकर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। मगर पिछले काफी अरसे से उनको ये हिम्मत नहीं हुई तो नहीं। लेकिन घोड़े के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, क्या होगी भी नहीं। जब तक बेली राजपूतों का बदर खान जिंदा है, इन्हें ये हिम्मत नहीं होगी। इसका लहजा सख्त हो गया। बेली राजपूतों का बदर खान, दिलचस्प नाम है। क्या मतलब हुआ इसका? वो कतार में बंदे घोड़ों को देखते आगे चलती जा रही थी। बेली का मतलब मुझे मालूम नहीं। राजपूता अलबत्ता यहाँ के सरकर्दा राजपूत खानदान के हवाले से है। जैसा कि अवाम पंजाब के देहातों के नाम होते हैं, अंग्रेज सरकार ने इसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया है, मगर हम इसे इसी पुराने नाम से पुकारते हैं। मगर मैं तो तुम्हारे नाम की बात कर रही थी। वो बेख्तियार हंस दिया। मैं समझा अगर आप यहाँ महज अस्तबल देखने आई हैं तो नाम में दिलचस्पी भी बस बेली राजपूता तक महदूद होगी। अस्तबल भी तो तुम्हारा है। वो अब तक घोड़े के नसवारी बालों में हाथ फेर रही थी। शुक्रिया गाजान मेरे दादा का नाम था। इनके इंतकाल मेरी पैदाइश के रोज हुआ था, इसलिए मेरे अब्बा जी ने मेरा नाम के साथ उनका नाम जोड़ दिया। और इसका मतलब अगर मुझे इल्म होता बेली राजपूतों की मलका कभी मुझसे ही सवाल करेगी तो मैं इसका मतलब जानने की कोशिश जरूर करता। तो अब भी कर सकते हो तुम। वो नीचे बैठी झुक के एक मरियल से घोड़े को देख रही थी। ये मुझे बीमार लग रहा है। ये बीमार है इसीलिए अभी डॉक्टर बुलाया था। वैसे सांपों के अलावा डॉक्टर को भी बहुत पहचानती हैं आप, घोड़ों को भी बहुत पहचानती हैं।
वो चलता हुआ इसके अकब में आ खड़ा हुआ। काफी चेहरा शनास हैं आप। चेहरा नहीं, ये आंखें होती हैं जो दिल का हाल बताती हैं। इंसानों की आंखें पढ़ लेती हैं मादाम। वो हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में जाकर बहुत अंदर तक, और अपनी आंखें वो मैं पढ़ने नहीं देती। और बदर ने देखा इसकी सुनहरी आंखें आज भी बेतासुर थी। कोई सोच, कोई ख्याल, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई जज्बा नहीं था उनमें। एक बात तो बताओ, वो फिर से 7 साल चलने लगे, ये चौधरी मंगल सिंह का कत्ल किसने किया है? वेली राजपूता के भूत ने। मैंने सुना है उसने नजरी बयान तुम्हें दिया है। आपने दुरुस्त सुना है। वो चलते चलते अस्तबल के खुले दरवाजे तक आ गए थे। तो क्या वाकई मंगल सिंह ने इतराफ किया है कि इसे मारने वाला भूत था? नहीं। वो ठटक कर रुक गई। तो फिर वो भूत नहीं है माया देवी, वो इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है। मुझे इसका नाम मंगल सिंह ने बताया है। वो दरवाजे की चौखट पे हाथ रखे उसका रास्ता रोके खड़ा था।